brought to you by Infinix. इन्फिनिक्स लाया है साल के सबसे धमाकेदार डील सिर्फ फ्लिपकार्ट पर। सरकारी नौकरी, उच्च पद और मान अब पाना हुआ बेहद आसान। लॉग ऑन करें www.kdcampus.live। 17 अक्टूबर की रात गाजा पट्टी का एक अस्पताल इजराइल हमास जंग की भेंट चढ़ गया। 500 से अधिक लोगों की मौत की खबर है। मरने वालों में अधिकतर विस्थापित लोग थे। फिलिस्तीनी गुटों का आरोप इजराइल इसके लिए जिम्मेदार है, उसने जानबूझकर अस्पताल को निशाना बनाया। वहीं इजराइल बोला हमने नहीं मारा, फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद यानी कि PIJ का रॉकेट मिसफायर हुआ। सच क्या है और कब सामने आएगा नहीं पता। अगर सच बाहर आ गया तो क्या दोषी अपना अपराध स्वीकार करेगा ये भी नहीं मालूम, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि निर्दोष लोगों की हत्या इंसानियत, सभ्यता और अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुंह पर तमाचा है। इसके दोषी वे सब हैं जो हिंसा कर रहे हैं या हिंसा करने के लिए उकसा रहे हैं। गाजा के अस्पताल पर हमला उस वक्त हुआ जब अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल के लिए उड़ान भरने वाले थे। बाइडेन युद्ध की तैयारियों का जायजा लेने और युद्ध को बढ़ने से रोकने के लिए इजराइल आ रहे थे। तो आज के शो में देखिए गाजा के बैप्टिस्ट हॉस्पिटल को किसने उड़ाया, बाइडेन का जॉर्डन दौरा रद्द, अब क्या हंगामा होगा और इजराइल हमास जंग में अब तक क्या क्या हो चुका है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी, जहां आज कहानी गाजा हॉस्पिटल अटैक की। सत्रह अक्टूबर की शाम तक मिडिल ईस्ट में एक अलग किस्म की हलचल थी। जो बाइडेन का इजराइल और जॉर्डन का दौरा तय हो चुका था, वो इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बाद अरब नेताओं से मुलाकात करने वाले थे। एक कतरा उम्मीद थी कि युद्ध के फैलने का खतरा टलेगा, लेकिन जैसे ही शाम बीती बची खुची उम्मीद भी बुझ गई। भारतीय समय के अनुसार रात के लगभग 11 बजे टीवी स्क्रीन पर एक खबर फ्लैश हुई, एयर स्ट्राइक एट गाजा हॉस्पिटल किल्स 500। गाजा के अस्पताल पर हवाई हमला, 500 की मौत। इस खबर ने पूरा माहौल पलट दिया। जिस अस्पताल पर हमला हुआ वो राजधानी गाजा सिटी में है। नाम है अल अहली अरब हॉस्पिटल, शाब्दिक अर्थ अरब लोगों का अस्पताल। स्थापना हुई थी 1882 में। इसको ईसाइयों की संस्था एंग्लिकन कम्युनियन चलाती है। ये चर्च ऑफ इंग्लैंड के साथ मिलकर काम करती है। हालिया हमले के बाद इसका भविष्य अनिश्चित है। बची खुची इमारत किसी भी वक्त ढह सकती है। इससे पहले इजराइल उत्तरी गाजा को खाली करने के लिए कह चुका है। उसका कहना है कि हमास वहीं से ऑपरेट करता है। फिलिस्तीन के समर्थक ये आरोप लगाते हैं कि इजराइल बस बहाना तलाश रहा है। वो उत्तरी गाजा पर कब्जा करना चाहता है। अगर लोगों ने घर छोड़ दिया तो उन्हें कभी लौटने नहीं दिया जाएगा। हालांकि 11 में से लगभग 10 लाख लोग दक्षिण की तरफ जा चुके हैं, लेकिन उनके पास आगे भी कोई विकल्प नहीं है। दक्षिणी गाजा के शहर कचरे के ढेर में बदल गए हैं। भोजन, पानी, बिजली और छत की भारी किल्लत है। उन्हें इकलौती उम्मीद इजिप्ट की तरफ खुलने वाली रफा बॉर्डर से है, लेकिन इजराइल और हमास संघर्ष विराम के लिए राजी नहीं हुए हैं, जिसके चलते क्रॉसिंग पर ताला लटका हुआ है। बाकी अपडेट्स हम आपको आगे बताएंगे। फिलहाल हॉस्पिटल अटैक की तरफ वापस लौटते हैं। घटना को लेकर 2 तरह की थ्योरीज पेश की गई हैं। सबसे पहले फिलिस्तीनी गुटों का बयान सामने आया। उन्होंने सीधे इजराइल को इस हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया। कहा इजराइल विस्थापित लोगों का नरसंहार कर रहा है, उसने जानबूझकर अस्पताल को निशाना बनाया। फिर इजराइल ने आरोपों को नकार दिया, खारिज कर दिया। कहा PIJ का रॉकेट मिसफायर हुआ, इसके चलते अस्पताल में यह धमाका हुआ। PIJ की कहानी भी आपको बताते हैं। PIJ 1981 में बना था गाजा पट्टी में। मुस्लिम ब्रदरहुड की तर्ज पर इसका मकसद भी हमास जैसा ही है, इजराइल को मिटाकर फिलिस्तीन देश की स्थापना। इसको ईरान का समर्थन हासिल है। PIJ को यूरोपियन यूनियन, UK, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इजराइल ने आतंकी संगठन घोषित किया है। अभी चल रही जंग में PIJ हमास का साथ दे रहा है। PIJ के बारे में हम दुनियादारी में पहले भी विस्तार से बता चुके हैं। एपिसोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब शो पर वापस आते हैं। 17 अक्टूबर की रात तक इजराइल डिफेंसिव मोड में रहा। उसने अपना बचाव किया। फिर 18 अक्टूबर की सुबह IDF ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सबूत लेकर आए। बोले हमने पूरे मामले की पड़ताल की है, हम कंफर्म कर सकते हैं कि इस घटना के लिए PIJ दोषी है। IDF का वर्जन क्या कहता है,
6:15 पर हमास ने इजराइल पर रॉकेट हमला किया। 35 मिनट बाद इस्लामिक जिहाद ने एक साथ 10 रॉकेट्स दागे। वे अस्पताल के बगल में बने कब्रिस्तान से हमला कर रहे थे। इसके 4 मिनट बाद रिपोर्ट सामने आई कि अस्पताल में धमाका हुआ है। आईडीएफ के खुफिया सूत्रों के मुताबिक हमास को इसका पूरा पता था, नुकसान उन्हें भी हुआ था, लेकिन अपनी गलती छिपाने के लिए उन्होंने फौरन प्रोपेगेंडा कैंपेन शुरू कर दिया। आईडीएफ ने अपने दावे की पुष्टि करने के लिए एक ऑडियो क्लिप भी रिलीज की। بقول لك أول مرة بنشوف الصاروخ زي هيك والشظايا هذه، فبقول لك تبع الجهاد الثوري في الجهاد الإسلامي هاي. ايه فهم بقولوا تعاون الجهاد الإسلامي. انه من عندنا هذا. شكله من عندنا مين اللي بيقول هيك؟ بيحكوا إنه الشظايا تبعت الصاروخ إنه شظايا محلية مش زي شظايا ايش بتقول؟ سبحان الله من عندنا ما لقاش غيرين بجرثومي. عاد هذول تلاقيهم من المقبرة اللي ورا دي بثلاث محط فيهم. ايش اصدر بتلاقيهم طالعين من المقبرة اللي ورا المستشفى المعمداني دي اللي هو فسه ونزل عندهم. هو في مقبرة وراه؟ المعمداني يقول لك عند الساحة بالضبط. هي وين لما تدخل على الساحة؟ أول ما تدخل على الساحة تدخلش على البلد عيدك اليمين في مستشفى المعمداني। इजराइल के दावे पर गौर करें तो इस घटना का सबसे अधिक फायदा हमास को मिला है। 3 पॉइंट्स में हम इसको समझाते हैं। नंबर 1, इजराइल की लानत मलानत। जिस तर्क की ये घटना हुई है उसे किसी भी तर्क से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। सीधे सीधे इजराइल पर आरोप लग रहे हैं। इस घटना को डायरेक्टली इजराइल की जवाबी कार्रवाई से जोड़ा जा रहा है। बेगुनाही साबित करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर है। किसी भी देश के लिए इजराइल का पक्ष लेना मुश्किल हुआ है। नंबर 2, ज़मीनी हमले से बचाव। इजराइल ने 8 अक्टूबर से 3 लाख सैनिकों को गाज़ा बॉर्डर पर बुला रखा है। वे गाज़ा पट्टी के अंदर घुसने के लिए तैयार हैं, लेकिन गो हेड उन्हें नहीं मिल रहा है। चर्चा थी कि बाइडेन आएंगे, ब्लूप्रिंट को देखेंगे, सारे नफ़ा नुकसान गिने जाएंगे, उसके बाद ही ज़मीनी हमला शुरू होगा। हॉस्पिटल अटैक के बाद बाइडेन के सामने दोहरी मुसीबत आ गई है। उन्हें इजराइल को सपोर्ट भी करना है और बाकी दुनिया में अपनी साख को भी बचाना है। और नंबर 3, अरब देशों का सपोर्ट। अभी तक हमास को सिर्फ ईरान का समर्थन मिला है। मुस्लिम बहुल देशों ने या तो हमास के आतंकी हमले की आलोचना की थी या फ़िलिस्तीन के बहाने से इजराइल पर निशाना साध रहे थे। हॉस्पिटल अटैक के बाद वो खुलकर इजराइल का विरोध कर रहे हैं। लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने खुली धमकी दी है। जॉर्डन ने बाइडेन का प्रस्तावित दौरा रद्द कर दिया है। मिडिल ईस्ट के कई देशों में प्रोटेस्ट भी हुए हैं। हमास को इसी सपोर्ट का इंतज़ार था। अब दूसरा पक्ष भी जानते हैं। दूसरी थ्योरी में इजराइल पर दोष लगाया जा रहा है। कुछ लोग इजरायली पीएम के ऑफिशियल एक्स अकाउंट की पोस्ट शेयर कर रहे हैं। 16 अक्टूबर की इस पोस्ट में लिखा था, ये संघर्ष तर्कशील और अतार्किक लोगों के बीच का है। ये मानवता और जंगल के कानून के बीच की लड़ाई है। बाद में ये पोस्ट डिलीट कर दी गई। इसके अलावा कई और सरकारी अकाउंट्स के एडिटेड पोस्ट शेयर हो रहे हैं। इनमें दावा किया जा रहा है कि गलती पकड़े जाने पर उन्होंने अपना वर्जन बदल लिया। इन दावों की स्वतंत्र तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है। एक बड़ी मशहूर पंक्ति है, ट्रुथ इज़ द फर्स्ट कैजुअलिटी ऑफ वॉर, यानी युद्ध में सबसे पहली मौत सत्य की होती है। जो दिख रहा है या दिखाया जा रहा है उसकी कई परतें हैं। इनके सच और उनके सच के बीच में असली सच होता है, जिसे समझने के लिए बुनियादी शर्त है संयम और तर्क। असली सच ये है कि आम लोगों की हत्या हुई है। कितनी भी आपात स्थिति हो, बेगुनाह नागरिकों की हत्या को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता किसी भी तर्क से, चाहे वो पक्ष फ़िलिस्तीन का हो, चाहे वो पक्ष हो इजराइल का। गाज़ा सिटी के अस्पताल पर अटैक युद्ध अपराध है। इस मामले में इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है ये भी जानते हैं। युद्धकाल में सिविलियंस और मेडिक्स के लिए क्या नियम बने हुए हैं। देखिए, इंटरनेशनल लॉ लड़ाई की स्थिति में, किसी भी आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में 2 महत्वपूर्ण तरह के इंटरनेशनल लॉ है। एक कहलाता है इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ और दूसरा है इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ। दोनों जो कानून है, जो इंटरनेशनल लॉ है, वो इफेक्टिवली हमारे केस में जो रेलिवेंट है वो ये बात करते हैं कि लड़ाई की स्थिति में सिविलियंस को किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है और किसी भी देश की आर्मी जब लड़ाई कंडक्ट करती है, जब लड़ाई पे जाती है, तो क्या क्या चीजें उनको करना अलाउड है और क्या क्या चीजें करना अलाउड नहीं है। किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को
और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर में सिर्फ अस्पताल नहीं आते, सिविलियन हाउसिंग स्ट्रक्चर भी आते हैं, रिहायशी एरिया भी आते हैं। किसी भी परिस्थिति में रिहायशी एरिया या कोई भी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग हॉस्पिटल, उनको टारगेट करने को इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ माना जाता है। हॉस्पिटल्स को अटैक करना, सिविलियंस को टारगेट करना या पैरामेडिक्स को टारगेट करना वॉर क्राइम में आता है। वो ह्यूमैनिटेरियन लॉ से आगे बढ़कर एक क्रिमिनल लॉ में आ जाता है। अगर किसी भी देश के लड़ाकू, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो पैरामिलिट्री हो, चाहे पुलिस हो, आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट की कंडीशन में अगर अटैक करते हैं किसी भी सिविलियन हॉस्पिटल में, तो वो इंटरनेशनल क्राइम और इंटरनेशनल लॉ के अंदर वॉर क्राइम माना जाएगा। बाइडेन के दौरे से पहले चर्चा थी कि उनकी हां के बाद ही इजराइल ग्राउंड इन्वेजन करेगा। सैन्य मदद पर भी बात होने वाली थी, लेकिन हॉस्पिटल अटैक ने पूरी दिशा को बदल दिया है। बाइडेन के सामने क्या मुश्किल पैदा हुई है? क्या वो इजराइल की बमबारी को जस्टिफाई कर पाएंगे? अभी तक मैंने जो स्टेटमेंट्स देखे हैं प्राइम मिनिस्टर जो बाइडेन के, उसमें लग रहा है दो बातें। एक कि वो ठान के आए थे कि उन्हें इजराइल को पूरा सपोर्ट देना है और वो दे रहे हैं। वो इजराइल को सपोर्ट देने के साथ साथ कॉन्स्टेंटली हमास की बर्बरता को हाईलाइट करते हुए आ रहे हैं और इस तरह के स्टेटमेंट भी दे रहे हैं कि हमास की एक्टिविटीज को देखकर तो इस्लामिक स्टेट नाम का जो टेररिस्ट ग्रुप था आईसिस को भी एक हद तक जस्टिफाई किया जा सकता है। वो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं जो अपने आप में प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन वो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। उनका इस तरह के स्टेटमेंट्स देने का जो ऑब्जेक्टिव है वो ये कि पूरी दुनिया की नजरों में वो ये क्लियर कर दें कि हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और इजराइल गाजा में मिलिट्री अटैक के थ्रू, चाहे वो एयर स्ट्राइक हो या आने वाला जो ग्राउंड इन्वेजन होगा, उसके थ्रू जो भी इजराइल कर रहा है वो जस्टिफाइड है, क्योंकि इजराइल को हक है अपने आप को डिफेंड करने का। ये एक बात है जो अमेरिका के अलग अलग राजनयिक हो या लीडर्स हो, चाहे वो डेमोक्रेट्स हो या रिपब्लिकन्स हो, हर कोई ये कह रहा है। जो बाइडेन ने एक बात और कही है जो इससे पहले के उनके स्टेटमेंट्स में लापता थी, और वो ये कि वो फिलिस्तीनियों के पर्सपेक्टिव को थोड़ा सा शो करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि हमास सारे फिलिस्तीनियों का नेतृत्व नहीं करता है। इसका मतलब वो ये बात क्लियर कर देना चाहते हैं, अपनी तरफ से बताना चाह रहे हैं कि जब अमेरिका इजराइल के सैन्य एक्टिविटी को सपोर्ट करता है, अटैक को सपोर्ट करता है, तो ये अटैक फिलिस्तीनियों पे अटैक नहीं है, ये सिर्फ हमास पर अटैक है। वो ये जाहिर कर देना चाहते हैं कि वो फिलिस्तीनियों के खिलाफ नहीं है, वो हमास के खिलाफ है। तो इस जो अस्पताल पे जो बमबारी हुई है उसकी वजह से जो बाइडेन का जो पूरा दौरा है वो उसके लिए चुनौतियां और बढ़ जाती हैं। ये भी प्लान था पहले कि वो इजराइल के साथ साथ जॉर्डन भी जाएंगे, लेकिन अब उनका जॉर्डन जाने का प्लान कैंसिल हो गया है। जॉर्डन जाके पर्सनली जो मुलाकात करनी थी उनको किंग हुसैन के साथ, उन्होंने पर्सनली न जाके एयरफोर्स वन से ही एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर लिया है। तो वो इस बात को भी हाईलाइट कर रहे हैं कि देखिए कैसे हम अरब नेताओं के साथ भी टच में हैं, लेकिन उनको अभी ये अपनी कैलकुलेशंस की वजह से, पॉलिटिकल कंपल्शन की वजह से ज्यादा जरूरी लगा कि वो जमीनी तौर पे उतर कर इन पर्सन जो सपोर्ट दिखाएं वो इस वक्त पे सिर्फ इजराइल को दिखाएं, अरब कंट्रीज को ना दिखाएं। तो उन्होंने ये चॉइस करी है कि वो सिर्फ इजराइल जा रहे हैं, वो जॉर्डन नहीं जा रहे हैं। हॉस्पिटल अटैक के बाद पूरा मिडिल ईस्ट उबल रहा है। कई जगहों पर प्रोटेस्ट हुए हैं, हिजबुल्लाह ने धमकी दी है, अरब देशों पर दबाव बढ़ रहा है। ईरान पहले से ही भड़का हुआ है। इस घटना का क्या असर हो सकता है? क्या युद्ध थमेगा या अरब देश इसमें शामिल होंगे? देखिए, अभी तक मुझे नहीं लगता कि इजराइल का ग्राउंड ऑफेंसिव थमेगा। वो ग्राउंड ऑफेंसिव करेंगे। ग्राउंड ऑफेंसिव में उनको जो चीज रोक रही है अभी तक, वो अरब देशों का गुस्सा नहीं है। अरब देशों के गुस्से से इजराइल ने कभी भी अपना कोई डिसीजन नहीं थामा है। उनको जिस वजह से वो लोग अभी रुके हुए हैं वो है कोलैटरल डैमेज की आशंका। इजराइल नहीं चाहता, और जो मैं कहना चाहता हूं उसके पीछे ऐसा नहीं है कि इजराइल की सिर्फ अपनी ये कैलकुलेशन है। इजराइल के जो सपोर्टर्स हैं, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो चाहे अमेरिका हो, इन सब की तरफ से भी इजराइल के ऊपर दबाव है, और बहुत सॉलिड दबाव है कि अपने मिलिट्री एक्शन के थ्रू कोलैटरल डैमेज आपको मिनिमम करना है। इजराइल अगर अभी तक ग्राउंड इन्वेजन नहीं कर रहा है गाजा में, तो उसका सिर्फ यही एक कारण है, सबसे इंपॉर्टेंट कारण, कि जितना हो सके उतना इंटेलिजेंस इकट्ठा किया जाए, जितना हो सके उतना वक्त दिया जाए कि सिविलियंस हट जाए नॉर्दर्न गाजा से, और जितना हो सके वो फ्यूचर में इन्वेजन के टाइम पे सिविलियंस की मृत्यु को कंट्रोल कर सके या लिमिट कर सके, यानी कोलैटरल डैमेज को लिमिट कर सके।
इन सब कैलकुलेशंस में इजराइल के लीडर्स अरब कंट्रीज का जो ऑपोजिशन आ रहा है उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। उनके लिए इस वक्त अरब कंट्रीज का ऑपोजिशन मायने नहीं रखता है। उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है अपना खुद का पॉलिटिकल और मिलिट्री कैलकुलेशन, और ये बात कि अमेरिका जैसे उनके कट्टर जो समर्थक हैं वो क्या कह रहे हैं, सिर्फ इस वजह से वो रुका है। तो जो लड़ाई अभी थमी है पिछले 1-2 दिन से, हम परसों से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इजराइल ग्राउंड अटैक कर देगा, वो जो डिले हुआ है ग्राउंड अटैक में उसके पीछे अरब रिएक्शन एक कारण नहीं है मेरे हिसाब से, उसके पीछे अमेरिका का जो ओपिनियन है वो सबसे बड़ा कारण है। दूसरा, ये लड़ाई क्या और भी फ्रंट्स पे खुलेगी, जो सवाल हम कई दिनों से सोच रहे हैं और इस पे बात कर रहे हैं। मेरा अब भी ये मानना है कि जितने भी अरब देश हैं वो इजराइल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। जैसे जैसे जब भी इजराइल का ग्राउंड ऑफेंसिव होगा, ये इनएविटेबल है कि हमास की तरफ से ऐसा होगा कि वो सारे सिविलियंस को नहीं हटने देंगे, और ये इजराइल की तरफ से होगा कि जो भी ग्राउंड इन्वेजन होगा उसमें फिलिस्तीनी सिविलियंस की मृत्यु होगी अनफॉर्चुनेटली। और जब ये होगा तो इस अरब देशों की तरफ से और ईरान की तरफ से इजराइल का क्रिटिसिज्म और बढ़ेगा। अरब और ईरान की तरफ से, अरब देशों और ईरान की तरफ से इजराइल को दी जाने वाली धमकियां और बढ़ेंगी। लेकिन उन धमकियों की वजह से क्या ये लड़ाई फैलेगी? मुझे नहीं लगता ये फैलेगी। हम हिजबुल्ला की तरफ से नॉर्दर्न इजराइल पे बमबारी जरूर बढ़ सकती है, लेकिन जैसे एक बार मैं पहले भी कह चुका हूं, ये एक ऐसी सिचुएशन नहीं है जो आज तक नहीं हुई थी। इजरायली आर्मी इसके लिए हमेशा से तैयार रहती है। इजराइल का लेबनान के साथ जो बॉर्डर है वो हमेशा से टेंस रहा है और वहां पे बमबारी बहुत रेगुलरली होती रहती है। इजरायली आर्मी ये जरूर करेगी कि एक्स्ट्रा कॉशियस रहेगी, चौकन्नी होगी कि जिस तरह हमास के मिलिटेंट्स एंड फाइटर्स बॉर्डर क्रॉस करके आ गए थे वैसा हिजबुल्ला के ना करें, ये जरूर होगा। लेकिन लड़ाई इसके बियॉन्ड नहीं बढ़ेगी। जितनी बमबारी हिजबुल्ला या सीरिया के बॉर्डर के क्रॉस होती आई है ऑन एंड ऑफ पिछले कई सालों से, उसकी इंटेंसिटी जरूर बढ़ सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लड़ाई बहुत फैलेगी। बाइडन इजराइल के बाद जॉर्डन भी जाने वाले थे। फिलिस्तीन, इजिप्ट और जॉर्डन के नेताओं से उनकी मीटिंग थी, लेकिन इस हमले के बाद मीटिंग कैंसिल हो गई। इसका क्या असर देखने को मिल सकता है और क्या शांति की उम्मीद खत्म हो चुकी है? देखिए, इस हॉस्पिटल पे हमले की वजह से एक बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन बढ़ी है। अभी तक जो समझ में आ रहा था, आने वाले कुछ दिनों का जो डिसीजन मेकिंग थी वो मेरे हिसाब से इस तरह होना था कि प्रेसिडेंट बाइडन जॉर्डन जाते, जॉर्डन में वो अरब लीडर्स से बात करते और अरब लीडर्स की तरफ से इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर बनाते कि आप गाजा में ग्राउंड इन्वेजन से पहले या ग्राउंड इन्वेजन के दौरान ही साउथ गाजा में ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाइए, यानी कि अलाउ करिए कि यूनाइटेड नेशंस और बाकी अरब कंट्रीज की तरफ से जो ह्यूमैनिटेरियन मदद अभी इंतजार कर रही है, ट्रक्स इंतजार कर रहे हैं गाजा के इजिप्ट के बॉर्डर के साथ, रफा बॉर्डर के साथ, उसको अंदर एंट्री अलाउ करिए। इसके बदले वो अरब देशों के ऊपर प्रेशर बनाते प्रेसिडेंट बाइडन कि आप लोग, क्योंकि हम हमास और फिलिस्तीनियों की मदद के लिए एक ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बना रहे हैं, तो इसके बदले आप अरब देशों की तरफ से प्रेशर बनाइए हमास के ऊपर कि वो जो 199 बंदी उनके पास है उनको छोड़ना शुरू करें। ये एक गिव एंड टेक हो सकता था। अभी तक उम्मीद ये थी कि किसी भी लड़ाई ट्रस्ट बनाना बहुत जरूरी होता है। प्रेसिडेंट बाइडन और अमेरिका और साथ साथ यूरोपियन कंट्रीज इस उम्मीद में थे कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाए और उसके बदले बंदियों की वापसी हो, इससे एक ट्रस्ट पैदा होगा और उस ट्रस्ट को यूज करके इजराइल और हमास के बीच जो लड़ाई है उसको जल्दी सॉल्व किया जाए या एटलीस्ट एक सीज फायर किया जाए। ये पहले ही अपने आप में कुछ हफ्तों का टाइमलाइन था। ये सारी चीजें अगर होती भी, अगर आज बाइडन जा पाते जॉर्डन, तब भी इन सारे स्टेप्स को कंप्लीट करने में कम से कम 2 हफ्ते का वक्त आप मान के चलिए। लेकिन इस हॉस्पिटल पे जो अटैक हुआ है उसके बाद ये और कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। अब पूरा टाइमलाइन पीछे की तरफ पुश हो गया है। ना तो बाइडन जा पाए हैं फेस टू फेस मीटिंग के लिए अरब्स के साथ, और ना ही कोई ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर की बात हो रही है। जितना भी एविडेंस देखने में मिला है, इजरायली आर्मी बहुत कोशिश कर रही है वीडियो एविडेंसेस देने के साथ और बहुत टेक्निकल डिटेल्स बता के कोशिश कर रही है ये एक्सप्लेन करने की कि ये जो अटैक है हॉस्पिटल पे ये हमने नहीं किया है,
कोई अभी फुल प्रूफ एविडेंस अभी नहीं मिला है। उन्होंने इस तरह की बातें बोली है कि अगर इजरायली एरियल अटैक होता है, एयरक्राफ्ट से अगर वो मिसाइल बॉम्ब ड्रॉप करते हैं तो वहां एक बहुत बड़ा क्रेटर होता है। उन्होंने वीडियो दिखाया कि यहाँ क्रेटर नहीं है, और इस बात को वो एक एविडेंस की तरह दिखा रहे हैं कि ये प्रूव करता है कि हमला इजराइल ने नहीं किया है। ये फुल प्रूफ एविडेंस नहीं है। हमले करने के और भी तरीके होते हैं, और ना ही हमारे पास कोई फुल प्रूफ एविडेंस है कि इस्लामिक जिहाद ने ये अटैक किया है। लेकिन अब जब बात इसी बात पे हो रही है कि हमला किया किसने है, तो शांति की बात और सीज फायर की बात कम से कम 4 या 5 दिन तक नहीं होने वाली। इसका मतलब ये हुआ, टू आंसर योर क्वेश्चन, कि शांति बहाल करने की जो उम्मीद थी वो कम से कम 5 दिन, 1 हफ्ता पीछे होगी, जिसका इनडायरेक्ट मतलब होता है कि सिविलियंस की मृत्यु की तादाद बढ़ती जाएगी, जो बहुत अनफॉर्चुनेट है। अब ये भी जान लेते हैं कि बाइडेन ने इजराइल में क्या किया। 18 अक्टूबर की सुबह तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर वो उतरे। बेन गुरियन इजराइल के संस्थापक माने जाते हैं, पहले प्रधानमंत्री भी थे। एयरपोर्ट पर उनको लेने के लिए इजरायली पीएम और राष्ट्रपति दोनों मौजूद थे। ऐसा कम ही होता है। शुरुआती बातचीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या बोले सुनिए। I wanted to be here today for a simple reason. I want the people of Israel, the people of the world, to know where the United States stands. I was deeply saddened and outraged by the explosion at the hospital in Gaza yesterday. And based on what I've seen, it appears as though it was done by the other team, not you. बाइडेन ने साफ कर दिया है कि वो इजराइल के साथ खड़े हैं, किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। इसकी एक कड़ी अमेरिका की घरेलू पॉलिटिक्स से भी जुड़ती है। अगले बरस अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है। आलोचना होती है कि उनकी फॉरेन पॉलिसी में खोट है। आरोप लगते हैं कि उन्होंने सुपर पावर वाली छवि को खतरे में डाला है। जानकार कहते हैं कि बाइडेन दो-धारी तलवार पर चल रहे हैं। उन्हें इजराइल को सपोर्ट देकर घरेलू राजनीति को साधना है, दूसरी तरफ उन्हें युद्ध को फैलने से भी रोकना है। इजराइल हमास जंग में बाइडेन के पास खुद को साबित करने का मौका है। कर पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अब जंग की अपडेट्स आपको बताते हैं। इजराइल हमास जंग 13वें दिन भी जारी है। कितना नुकसान हो चुका है? इजराइल में 1400 से अधिक मौतों की पुष्टि हो चुकी है। लगभग 5000 लोगों का इलाज चल रहा है। गाजा पट्टी में 3300 से अधिक लोग मारे गए हैं। लगभग 11000 लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। हमास को हुए नुकसान का स्पष्ट आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है। गाजा हॉस्पिटल अटैक के बाद कई देशों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। इराक, ईरान, जॉर्डन, लेबनान और तुर्की में प्रोटेस्ट की खबरें हैं। फिलिस्तीन के दूसरे हिस्से वेस्ट बैंक में भी हिंसक प्रदर्शन की खबर है। यूएई, बहरीन और मोरक्को ने कड़ी निंदा की है। इन देशों ने पिछले कुछ समय में इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित किए हैं। इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने कहा, यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। अल सीसी आज ही बाइडेन से मिलने वाले थे जॉर्डन में, लेकिन हॉस्पिटल अटैक के बाद समिट रद्द हो चुकी है। बाइडेन इजराइल से ही वापस लौट जाएंगे। जिस समय वीडियो शूट हो रहा है उस समय बाइडेन और नेतन्याहू की मीटिंग चल रही है। बाद में बाइडेन इजराइल की वॉर कैबिनेट के मंत्रियों से भी मुलाकात करने वाले हैं। इस बीच ईरान ने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन यानी कि OIC से इजराइल पर फुल एम्बार्गो लगाने की मांग की है। OIC में 57 मुस्लिम बहुल देश शामिल हैं। कुछ देशों के इजराइल के साथ व्यापारिक और राजनयिक संबंध हैं। ईरान ने उनसे संबंध तोड़ने के लिए कहा है। चीन ने हॉस्पिटल अटैक की निंदा की है, तत्काल संघर्ष विराम की अपील की है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर लिखा, अल अहली अस्पताल में हुई घटना से दुखी हूँ। आम लोगों की हत्या गंभीर चिंता का विषय है। इसमें शामिल लोगों को सजा होनी चाहिए। आज की दुनियादारी में इतना ही। उम्मीद करते हैं कल आपसे फिर मुलाकात होगी। शुभ रात्रि, शुक्रिया।